हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है। आज ये तेजस्वी यादव पलायन की बात करते, पलायन की बात। अरे तुम्हारे पिताजी का स्टेटमेंट है कि हमारा बिहारी अंगोछा पहन के जाता है और टाई सूट पहन के लौटता है। तुमने बिहारियों को कितने हद तक पहुंचा दिया था, इसको याद करो, जो आज पलायन की समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। आज कहीं भी इधर उधर वोट मत दीजिएगा, तो आप सब लोग को दीजिएगा ही, और दूसरे को जो गड़बड़ सड़बड़ करता है उसको नहीं। हम मरना कबूल करेंगे, लेकिन उस पार्टी में दोबारा नहीं जाएंगे। अगर उसको आप वोट दीजिएगा तो फिर से जंगल राज आएगा, फिर से अपहरण रंगदारी यहाँ पर होगा। एनडीए का सीएम का चेहरा कौन होगा पता नहीं है। अमित शाह कह दिए कि अब जब चुनाव हो जाएगा तो विधायक लोग तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। सच्ची दीपावली 14 नवंबर को होगी, जब लालू के बेटे का सुपड़ा साफ हो जाए। इस महागठबंधन में, महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। पहले चरण की बम्पर वोटिंग और दूसरे चरण की तैयारी। क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को कभी मजबूत नहीं होने देंगी। कांग्रेस की मर्जी है तो वो क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूत करें। 5 साल के लिए बिहार की राजनीति में गणितीय तौर पर, मैथमेटिक्स के तौर पर भारतीय जनता पार्टी अप्रासंगिक रहने वाली है बिहार विधानसभा में। इधर से लग रहा है कि जैसे हमारा इलेक्टोरल सिस्टम हैक हो गया है, और हैक होने की वजह से अब फेयर होगा कि नहीं, शंका इस बात पे आ गई है। रोजगार हो रहा है ना, आप जाके उसका नाम पूछिए उस आदमी का। मैं एक टीवी चैनल के डिबेट में था नवादा में, तो मैंने कहा ये जो लड़का ये बार बार रोजगार इधर से उधर जा रहा है, फिर उधर बीजेपी वाले बोल रहे हैं तो उधर घुसा है, इसका नाम पूछिए। ज्यादातर मुस्लिम लड़के इस समय टीवी डिबेट में आकर के ये आवाज उठा रहे हैं। मेजोरिटी मैंने उनकी देखी है। ये प्रशांत किशोर ने किसका वोट कहां काटा, इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है जनसुराज की सीटें ज्यादा ना आए, लेकिन वोट उनको मिलेगा। उन्हीं कतारों को बरक्स अगर मैं रखूं बिहार में, तो वहीं पर भी महिलाओं की कतारें हमें ज्यादा दिखी हैं, तो हम उसको 1+1 करके उस तरीके से फिलहाल जोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास, मेरे पास तो कम से कम मेरे अनुभव से यही 2 दृश्य हैं। बिहार में पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है, और पहले फेज की बम्पर वोटिंग के बाद चर्चा सिर्फ इस बात की हो रही है कि ये महागठबंधन के लिए शुभ संकेत है या फिर एनडीए के खुश होने की वजह। दरअसल इस वक्त चर्चा इस बात की है बिहार में कि पहला चरण 20 सालों बाद इतनी बम्पर वोटिंग के साथ सामने दिखाई पड़ता है, तो दूसरा चरण कैसा होगा। और पहले चरण की जो वोटिंग परसेंटेज है, जो इस वक्त चुनाव आयोग की तरफ से जारी हुआ है, वो ये बताता है कि ये संकेत बिहार में बदलाव का तो ज़रूर है, लेकिन ये बदलाव सत्ता की पुनरावृत्ति वाला बदलाव होगा या फिर ये सत्ता के जाने का बिगुल होगा। इसी पर खूब सारी चर्चाएं लगातार इस हफ्ते रही हैं, और चूंकि बिहार में घमासान जारी है, दूसरा चरण आने को भी है, तो पहले चरण की बम्पर वोटिंग और दूसरे चरण की तैयारी, इन दोनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ शानदार पैनल मौजूद है। रामकृपाल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, अभिषेक कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और आंकड़ों के जरिए बिहार को बखूबी जानते भी हैं। अवधेश कुमार जी 1 महीने के अंतराल के बाद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बिहार से आए हैं, इसलिए उनसे भी जानेंगे कि दरअसल क्या कहानी बिहार में चल रही है। विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, सलाहकार संपादक अमर उजाला हमारे साथ मौजूद हैं। जयदीप कर्णिक जी अमर उजाला डिजिटल के संपादक भी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर इजाजत हो तो आज ओपनिंग बैट्समैन अवधेश कुमार जी को हो जाए। अवधेश सर, ओपनिंग बैट्समैन इसलिए मैंने कह दिया क्योंकि पिच की नमी, तापमान, मौसम सब आप पता करके आए, तो रहुआ आप कहीं नहीं कि केकर बिहार हुई। कोई भी व्यक्ति इतना नहीं हो सकता है कि एक संपूर्ण जो है परिणामों की पूर्व परख कर ले। बावजूद अगर आप लोगों से बात करते हैं, बिहार में जाते हैं और अलग अलग वर्ग समूहों के बीच जाकर बात करते हैं, तो एक लोगों की सामूहिक मानसिकता का एक अंदाज़ा लग जाता है। तो जो कुछ मैंने अभी बिहार में देखा है, उसमें 2 स्थिति साफ दिखाई दी है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सरकार के विरोध में कोई वातावरण नहीं है, और विपक्ष को सत्ता में लेकर आना है,
हर हाल में इसका भी वातावरण नहीं है। ये दो परिस्थिति बिल्कुल साफ है। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मानता है कि ये सरकार अच्छा काम कर रही है, अगर हमने इसको बदला तो थोड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है। स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे जो असंतोष होते हैं वही होते हैं। व्यापक स्तर पर सरकार के विरुद्ध कहीं असंतोष का भाव मुझे नजर नहीं आया। जो लोग विरोध करते हैं वो भी वही छोटी छोटी चीजें बताते हैं। और लेकिन जो एक परिस्थिति मुझे दिखाई दी है वो दिखाई दी है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर उनकी पार्टी के अंदर ऐसे 2 दर्जन करीब उम्मीदवार हैं जिनसे लोगों को कष्ट है, मतलब जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको कष्ट है कि आपने ये उम्मीदवार हमको दे दिया है। और इसका थोड़ा सा असर होगा, नहीं तो ये चुनाव, मेरा अपना मानना था कि ये 2010 के चुनाव से भी थोड़ा बेहतर चुनाव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए हो सकता था। ये एक कारण है। जो दूसरा एनडीए में है, इस बार जो देखा कि जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कहीं असहमति नहीं दिखी। बहुत ही मतलब ये समाजवादियों में और इसमें इतना सुंदर समन्वय है कि कहीं उम्मीदवार कोई भी हो उसको लेकर इनके बीच दिक्कत नहीं है। दिक्कत आ गई है हम और लोजपा को लेकर, क्योंकि जैसे मैं अब लोजपा का जो पूरा एरिया है वो गया और उसी के आसपास है हम का, तो मैं जब उस क्षेत्र में था तो वहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अभी अपने समधिन को टिकट देते हैं, बेटी को देते हैं, बहू को देते हैं, हम लोग इनके लिए मुफ्त में काम करें, एक आध टिकट बेच देते हैं। जो चिराग पासवान है उन्होंने कुछ टिकट बेच दिया, हम लोग मुफ्त में काम करें। तो वो थोड़ा उनसे ही समस्या जनता दल यू को भी है। ये है केवल एकमात्र समस्या जो मुझे लगी है। इस समय जो पहले राउंड की वोटिंग है, जो कुछ मैंने जानकारी ली है कि लास्ट आवर में लोगों ने जो भी थोड़ा बहुत मतभेद था उसको भुला करके ऐसी जगह भी, जैसे मुजफ्फरपुर सीट में मान रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, वो मेरा अपना जिला, मेरा शहर है, वहाँ से लोगों ने बताया, जो लोग कह रहे थे कि हम हार जाएंगे, उनसे बात की, उन लोगों ने कहा कि नहीं। बाद में लोगों ने बहुत अपने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसलिए मिलकर सबने वोट कर दिया है। और आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट वोटिंग जो है वहाँ हो गई है, क्योंकि पिछला चुनाव 6000 के आसपास से हारे थे, क्योंकि जो बनिया वोट था वहाँ के जो उम्मीदवार है वो 45-50 हज़ार वन साइडेड चला गया था। तो ये है, इसलिए मुझे लग रहा है कि फर्स्ट फेज की वोटिंग के पहला तो कारण इसलिए है कि आपने 65-66 लाख जो 3 चुनाव में जो मृत थे उनके नाम थे, तो वोटिंग परसेंटेज तो कम होगा ही होगा। अब चूंकि जेन्युइन वोटर बचे हुए हैं और चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने भी आग्रह किया, सबने आग्रह किया कि आप वोट डाल के छठ की छुट्टी के बाद जाइए, उसका भी असर मैंने देखा। और सबसे बड़ा जो असर है वो महिलाओं में है। महिलाएं, अभी तो उसका आंकड़ा नहीं आया है, महिलाओं के बीच में जाता था, लंबी कतार दिखी तो सारे नहीं, बूथ पे। महिलाओं के बीच जाता था। तो एक और मैंने वहां देखा है, जो दलित महिलाएं हैं, जनजाति महिलाएं हैं, किसको वोट देंगे? मोदी को देंगे। वो बाकी महिलाओं में नीतीश कुमार का इधर भी क्रेज है, लेकिन दलित और जनजाति की जो महिलाएं हैं उनके शब्द में ही मोदी है। तो ये इस बार जो है महिलाओं का वोटिंग जैसे 2010 में क्रांति कर दिया था और सीधे आकाश पर पहुंचा दिया था। मुझे लगता है महिलाएं जिस प्रकार से निकल रही हैं और इस सरकार की वापसी चाहती हैं, वो एक परिणाम पर प्रभाव डालेगा। रामकृपाल सर, 2015 जब वोट पड़ा तो ऐसे ही वोटिंग दर्ज की गई, शानदार वोटिंग उस समय भी हुई, तो उस समय महागठबंधन की सरकार आई। 2020 में कोरोना का पीरियड था, लेकिन उस वक्त भी वोटिंग उस हिसाब से हुई। और मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि सत्ता के परिवर्तन वाला जो एक कह लीजिए कि वो जो पैटर्न है वो दिखाई पड़ता है कि जब बम्पर वोटिंग होती है तो पैटर्न होता है। बट 2014 के बाद से ये कहानी थोड़ी सी बदली है, जब से मोदी सरकार आई हुई। आपका आकलन फर्स्ट फेज को लेकर क्या है? देखिए, मैं जो सवाल आपने किया उसको तो मैं अभी टच करूंगा। मैं ये तो नहीं जानता कि 14 तारीख को क्या फैसला आएगा, लेकिन बिहार चुनाव के जो निहितार्थ हैं, जो लंबे समय तक भावी राजनीति को प्रभावित करने जा रहे हैं, उस पर मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। पहली बात तो जो आपने कहा कि देखिए, ज़्यादा परसेंटेज हुआ है, कम परसेंटेज, अब इसका मामला ख़त्म हो गया। अगर आप देश में पूरे पैटर्न एक देखें, सरकारें रिपीट हो रही हैं। आप मध्य प्रदेश को देखिए, गुजरात को देखिए, महाराष्ट्र को भी देखिए। समीकरण अलग बन गए थे, लेकिन
तब भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी थी? हाँ, उत्तर प्रदेश में देखिए। तो ये जो लोग अभी भी एंटी इनकम्बेंसी और नाराज़गी, मैं कई बार आपके यहाँ ये कह चुका हूँ, किसी भी से पूछिएगा, बीजेपी का एक बहुत, जिसके बारे में जानते हैं कि बहुत ही अच्छा कार्यकर्ता है, कहीं नहीं जाएगा, उससे पूछिएगा कि तुम संतुष्ट हो, तो 4 चीज़ें बुराई कर देगा अपनी ही पार्टी की। मैं हमेशा कहता हूँ डिसेंट रिबेलियन नहीं होता है। मतदाता की नाराज़गी का मतलब ये नहीं होता है वो असंतुष्टि है, नाराज़गी नहीं है। जितना मिला है उससे ज़्यादा चाहिए किसी को भी। जिसके पास भूमिहीन था, जो घर नहीं था, एक छोटा सा घर बन गया, अब उसे 2 कमरे का चाहिए। तो ये जो होता है महत्वाकांक्षा रेंगती भी है और उड़ान भी बढ़ती है, सब में होती है। वोटर्स ही तो नागरिक है ना। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि जो इस इलेक्शन से एक चीज़ ये बिल्कुल तय हो गई है, जो मैं बार बार कहता था कि क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को कभी मजबूत नहीं होने देंगी। कांग्रेस की मर्जी है तो वो क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूत करें। एक चीज़ क्लियर हो गया है। तो इसका मतलब यह है कि अगर क्षेत्रीय पार्टियों को, अगर कांग्रेस को विकल्प बनना है बीजेपी का, तो उसे क्षेत्रीय पार्टियों से लड़ना ही होगा। ये तय हो गया, क्योंकि बिहार से बेहतर स्थिति कांग्रेस की हिंदी राज्यों में, या जिसको कहते हैं जहां कांग्रेस है, साउथ की बात थोड़ा छोड़ देता हूं मैं, न बंगाल में है जिसमें चुनाव अगले बार होने जा रहा है, न उत्तर प्रदेश में है। तो सीधी सीधी ये बात है कि क्षेत्रीय पार्टियां, ऐसा नहीं है कि वो विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस से मदद लेंगी और पार्लियामेंट के चुनाव में कांग्रेस को मदद देंगी, बिल्कुल नहीं देंगी। न उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने दिया, न ममता देंगी, न आरजेडी देगी। कांग्रेस का एक ये मोह भंग हो गया है। लेकिन सच्चाई ये है, इस देश की माइनॉरिटी, इससे उसका मतलब नहीं है कि राज्य में कौन बनता है। माइनॉरिटी का पहला, उसका अगर चॉइस माने तो वो ओवैसी है, दूसरे नंबर पर आती है कांग्रेस, तीसरे नंबर पर अगर ये दोनों नहीं कहीं फिट होते हैं यानी, तो मजबूरन वो क्षेत्रीय दल के पास जा रहा है। इस सच्चाई को मुझे लगता है कांग्रेस इस बार समझ गई है कि अब क्षेत्रीय दल हमको सिर्फ हमारा इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें विकल्प बनना है तो अपने बूते आना होगा। आगे क्या होता है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। तीसरी बात जो मैंने आपसे एक बात और कही थी कि ये बिहार का चुनाव, मुझे ऐसा लगता था, और जैसा अवधेश जी कह रहे हैं, कि एक तरह का ये रेफरेंडम है नीतीश मोदी बनाम लालू तेजस्वी। और मुझे ऐसा लग रहा है, जैसा लोग कह रहे हैं, कि इस ऑलमोस्ट रेफरेंडम हो सकता है 14 को मैं एकदम गलत साबित हो जाऊं, जैसे 15 को गलत साबित हुआ था। लेकिन 15 वाली जो स्थितियां हैं वो नहीं हैं। नीतीश और लालू एक साथ नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता 25 में 15 रिपीट होगा। अभिषेक जी, फर्स्ट फेज आपने देखा, जैसा कि अवधेश जी भी इंगित कर रहे थे कि महिला वोटर्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती दिखाई पड़ी। चूंकि हमारी टीम भी है तो हम बहुत सारे बूथ पर गए जिन इलाकों में वोटिंग चल रही थी, तो वो कतार ही बता रही थी, महिलाओं की कतार एकदम लंबी, करीब 7 साढ़े 7 बजे तक कई सारे बूथ पर वोट पड़ा। ये महिला वोटर क्या फिर से बिहार में दूसरे राज्यों की तरह कमाल करेंगी? फर्स्ट फेज कैसे देख रहे हैं? देखिए, महिला वोटर तो बिहार में पिछले कई चुनाव से कमाल कर रही हैं। इस बार भी 8% वोटों का अंतर है। 61% पुरुषों के वोट पड़े हैं और 69% महिलाओं के वोट पड़े हैं। और अभी कुछ देर पहले फाइनल डेटा, प्रोविजनल डेटा के बाद जो इलेक्शन कमीशन फाइनल डेटा देता है, और मुझे लगता है वोट चोरी को लेकर इतना बवाल हो गया कि उस फाइनल डेटा में केवल 0.4% का अंतर आया है, 0.38%, क्योंकि 64.669% आपको आया था प्रोविजनल डेटा। और आज सुबह सुबह चुनाव आयोग ने जारी किया है कि ये आंकड़ा 65.08% है, मतलब 38 या 3.38 या 0.39% का अंतर है। तो बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। जबकि महाराष्ट्र में आप देखें कई जगह 11-12% तक के अंतर दिखे और 7-8% तो एवरेज था। तो सवाल है कि लोगों के मन में अब ये शंका और ज़्यादा गहराएगी कि बिहार को लेकर चूंकि बहुत बवाल हो गया, तो यहाँ पर प्रोविजनल और फाइनल डेटा में अंतर नहीं है ज़्यादा, मामूली सा अंतर है। और वो अंतर क्यों होता है आपको पता है? क्योंकि बहुत लोग 6 बजे के पहले लाइन में लग जाते हैं, तो 10-20 लोग जो लाइन में लगे हैं उनको 6 बजे के बाद भी पोलिंग करा ली जाती है, तो उससे वो अंतर होता है। अदरवाइज वो
जब से ये मशीन से वोटिंग हो रही है, ये सेंसेक्स की तरह रियल टाइम डेटा ही आता है। अब आते हैं आपके सवाल पर कि किस प्रकार से महिला वोटर्स ने और दूसरी परिस्थितियां क्या रही। तो अगर इसको संक्षेप में हम कहें तो यही दिखाई दिया कि ये जनादेश न तो एनडीए के पक्ष में है और न ही इंडिया के पक्ष में है। ये जनादेश दरअसल जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय जनता दल के लिए है और भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी या मुकेश सहनी की पार्टी, ये तीनों पार्टियां कहीं ना कहीं लग रहा है कि समंदर में डूब रही है। पहले चरण का जो आकलन मुझे दिख रहा है, अभी अवधेश जी मुजफ्फरपुर शहर के बारे में कह रहे थे, मेरे पास जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी कम से कम वहाँ पर 15 से 18 हज़ार वोटों से चुनाव जीत रही है, जो परिस्थितियाँ बनी हुई है। सवाल दरअसल ये है कि ये हुआ क्यों। भाई एक छोटा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपको सुन के हंसी भी आएगी सबको। परबत्ता एक कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ पर लोजपा बनाम राजद की लड़ाई थी और जो जेडीयू के एमएलए थे संजीव सिंह, वो चले गए थे आरजेडी में। मैंने पूछा वहाँ पर संजीव सिंह के स्वजातीय भूमिहार लोगों से ही बात की, अपने जो मित्र लोग हैं सबसे बात की कि क्या हुआ भाई, आप लोग किसको वोट दे रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली भूमिहार समाज माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग आरजेडी के संजीव सिंह को दे रहे हैं। मैंने कहा कि भाई यहाँ बिरादरी सामने आ गई क्या। तो लोगों ने कहा कि भाई यादव समाज अगर तेजस्वी यादव और लालू यादव को नेता माने तो वो जातिवाद नहीं है, कुर्मी समाज अगर नीतीश कुमार को नेता माने तो जातिवाद नहीं है, तेली समाज नरेंद्र मोदी को वोट करे तो जातिवाद नहीं है, लेकिन अगर भूमिहार अगर अपने स्वजातीय को वोट कर दिया तो वो जातिवाद हो गया। ये परिस्थितियां जो सामने बिहार में दिखाई दे रही है, इन परिस्थितियों के सहारे आप समझ सकती हैं कि बिहार किस दिशा में गया है। मोटे तौर पर पहले चरण में जो दिखा है उसमें इतना जरूर दिखा है कि जनता दल यूनाइटेड के साथ जो चिराग मॉडल वाला खेल हुआ था कि भाजपा ही लोजपा है, लोजपा ही भाजपा है, इस बार तीर ही लालटेन पंजा है और लालटेन पंजा ही तीर है। ये कई सीटों पर दिखाई दिया, खासकर उन सीटों पर जैसे 34 सीटों पर राजद बनाम जदयू थी, तो वहाँ तीर लालटेन तो हो नहीं सकता था, आमने सामने ही लड़ना था। लेकिन उन 34 सीटों के अलावा भी राष्ट्रीय जनता दल 38 सीटें लड़ रही थी और जनता दल यूनाइटेड 23 सीटें लड़ रही थी। अब जेडीयू की उन 23 सीटों में 10 सीटें वो लड़ रहे थे कांग्रेस के खिलाफ, तो चलिए 10 सीटें और हटा दीजिए, 44 सीटें हो गई। बची हुई जो 13 सीटें थी वहां पर यादव समुदाय का ठीक ठाक वोट गया है जेडीयू को, और बची हुई सीटों में राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में भी ठीक ठाक कुर्मी समाज ने वोट दिया है, जिसका कारण यह है कि पटना शहर में बांकीपुर को छोड़ दें तो तीनों सीटें अभी फंसी हुई दिखाई दे रही है। किस जिक्र करें, दरभंगा शहर की सीट अगर फंस जाए, खेसारी लाल यादव से ज़्यादा लोकल फैक्टर से छपरा शहर फंस जाए, सिवान शहर में बीजेपी के मंगल पांडे की उम्मीद ही इसी पर थी कि जन सुराज के जो अल्पसंख्यक उम्मीदवार हैं वो वोट काटेंगे तो मंगल पांडे का रास्ता खुलेगा। शाम होते होते वोटिंग के एक दिन पहले पता चल गया कि नहीं, माइनॉरिटी कम्युनिटी वो जन सुराजी नहीं बन रही है। ठीक यही स्थिति बेगूसराय में, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी अच्छे, डिप्टी सीएम का तो पूरे बिहार ने देखा कि क्या हुआ है आपको विजय सिन्हा का। विजय सिन्हा लखीसराय में हार रहे हैं, वही विजय सिन्हा जो ललन सिंह ने जब मटन पार्टी दी थी तो उन्होंने कहा था कि शहर के सारे कुत्ते गायब हो गए हैं, मतलब कहने का मतलब यह था कि बकरे की जगह कुत्ता खिला दिया। अब इस बार जो हुआ है वहाँ पर पूरे बिहार में जिस ढंग से मैसेज गया है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। इतना मैं संक्षेप में जरूर आपको बता दूं, 5 साल के लिए बिहार की राजनीति में गणितीय तौर पर, मैथमेटिक्स के तौर पर भारतीय जनता पार्टी अप्रासंगिक रहने वाली है बिहार विधानसभा में। ठीक, या तो नीतीश कुमार की एक स्लीपिंग पार्टनर कह सकते हैं, जो अंग्रेजी में फ्रेज है निष्क्रिय साझेदार, वो एक स्लीपिंग पार्टनर की तरह दिखाई देगी, या फिर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ और दूसरे खेल के लायक तो बची नहीं है इस चुनाव में। जी, ये सारे आकलन हैं, 14 तारीख को तस्वीर साफ होगी। जिस तरीके से पहला फेज दिखाई पड़ा, पहला फेज दोनों ही पक्ष अपने तरह की बात कर रहा है। महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि इतनी बम्पर वोटिंग, इसका मतलब सत्ता बदलेगी, और इधर से जेपी नड्डा भी सभी जगह बात कहते हुए दिखाई पड़े कि नहीं, इस तरीके की कोई कहानी नहीं है। अवधेश जी भी उस पर इशारा कर रहे थे कि तस्वीर बिहार में उस तरीके की नहीं दिख रही है। आपका आकलन क्या कहता है? और दूसरा, महागठबंधन क्या लास्ट में आने के बाद कहीं चूक कर गई जिसका असर वोटर्स के ऊपर पड़ा? देखिए प्रतीक्षा, अवधेश जी ने बिल्कुल सही कहा है कि सरकार के खिलाफ या नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ फिलहाल कोई बहुत पॉपुलर एंगर वाला मूड नहीं है बिहार में, ये सच है। नीतीश सरकार के खिलाफ एंगर वाला मूड नहीं है, लेकिन जो उस दिन हमने तस्वीरें देखी हैं और जो हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी, जो सोशल मीडिया पे भी देखा,
उसमें एक बहुत बड़ा तबका है जिसने बदलाव की आकांक्षा भी जताई है, उसने उस चीज़ की तरफ इशारा भी किया है कि ठीक है नीतीश सरकार बहुत अच्छी है लेकिन 20 साल से है और अब देखें कि बदल के भी कुछ हो सकता है कि नहीं। लालू यादव ने अभी जैसे 2-3 दिन पहले कहा था कि रोटी पलटती रहनी चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ एक्सप्रेस किया, ये ओपिनियन एक्सप्रेस की कि नीतीश जी से हमें कोई शिकायत नहीं है, काम उन्होंने किया है, लेकिन अब समय आ गया है बदलाव का। तो वो बदलाव अब क्या होगा ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो दूसरे दिन, पहले दिन तो बहुत उत्साहित हूँ, मैं भी बहुत एक्साइटेड थी कि अरे वाह 65% वोटिंग बहुत अपने आप में अच्छी बात है। और जिस तरह से खास करके जो महिलाओं की लाइन थी, लंबी चौड़ी लाइनें दिखाई दी हर जगह और लोगों ने बहुत खुले आम अपना एक्सप्रेस भी किया ओपिनियन कि वो किसको वोट कर रहे हैं, तो वो एक बहुत ही सुखद दृश्य था। लेकिन जो दूसरे दिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया में तो नहीं लेकिन सोशल मीडिया में जब खबरें आनी शुरू हुई तो बहुत ज़्यादा मायूसी हो गई, क्योंकि जो बिहार में स्पेशल ट्रेनें भर भर के लोग लाए गए हैं हर स्टेट से जहां माइग्रेंट्स हैं बिहार के, उनको बेटिकट लाया गया है, उनको खिलाते पिलाते लाया गया है बाकायदा। और जिस तरह से सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है कि दिल्ली से, यूपी से, हरियाणा से जाके जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपना वहाँ पर वोट भी डाला है और वोटर लिस्ट में जहाँ दूसरी जगह है वहाँ तो उन्होंने हाल फिलहाल डाला ही होगा, 1-2 एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने हैं। तो ये देख के बहुत मायूसी हो गई, पता नहीं एक अंदर से लग रहा है कि जैसे हमारा इलेक्टोरल सिस्टम हैक हो गया है और हैक होने की वजह से अब फेयर होगा कि नहीं, शंका इस बात पे आ गई है। और अब तो एक फीलिंग ये भी आ रही है कि चाहे जनता वोट किसी को दे, चाहे वोट किसी के भी फेवर में अगेंस्ट में पड़े, सरकार तो बनेगी ही बीजेपी की। नीतीश की बनेगी कि नहीं मालूम, सरकार बनेगी बीजेपी की, चाहे जनता वोट किधर भी देती रहे। और दूसरा हमने जो देखा है कि जो वोट चोरी का मामला था उसको लेके हरियाणा में जो सामने खबरें जो कांग्रेस राहुल गांधी ने जो उजागर की हैं, कहीं वही चीज़ तो नहीं यहाँ रिपीट हुई है कि वोट कास्ट होने से पहले ही कुछ हजार वोट हर बूथ पे बीजेपी के फेवर में इकट्ठा हो गए हैं। तो ये चीज़ें बड़ी एक संशय की स्थिति पैदा करती हैं और इलेक्टोरल सिस्टम को इतने बड़े संशय में आ जाना ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, वोटर्स के लिए भी अच्छा नहीं है, उनका भरोसा भी कम होता है अगर आपका ऐसा ओपिनियन है तो। विनोद सर, पहले चरण, पहला फेज, दोनों ही खेमों में अपने अपने तरफ करने की बात हो रही है। जिस तरीके से पहले फेज की जो सीटें थी उन्होंने ये तो क्लियर किया कि वोट के लिए लोग निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। अब सेकंड फेज में भी बहुत इंपॉर्टेंट सीटें बची हुई हैं। पहले फेज की वो सीटें आपका आकलन क्या कहता है कि इनके पक्ष में जाती हुई दिख रही है? देखो प्रतीक्षा, सबसे पहली बात तो हमको इस पर विचार करना चाहिए कि इतना बम्पर वोटिंग क्यों हुआ, उसके आधार पर उसके बाद हम निष्कर्ष कुछ निकाल सकते हैं या निष्कर्ष के नज़दीक पहुँच सकते हैं। देखिए, बम्पर वोटिंग के 3-4 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जब भी किसी भी राज्य में पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है तो और उसके बाद चुनाव होता है तो निश्चित रूप से वोटिंग का परसेंटेज बढ़ता है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन सबसे पहले 2 साल से बिहार में प्रशांत किशोर कर रहे हैं, लगातार गांव-गांव घूम करके लोगों को उन्होंने मुद्दों के प्रति जागरूक किया। इसलिए बम्पर वोटिंग के पीछे उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। लोगों में एक जागरूकता आई अपने उसको लेकर के। दूसरा, SIR के मुद्दे पर वोट अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाली, तेजस्वी यादव ने मिलकर के, उसके बाद तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा निकाली, उससे भी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुआ और लोगों में अपने वोट के प्रति एक जागरूकता आई कि भाई अपना वोट बचा के रखना है और सही समय पर देना है, जिसको देना है वो उनकी इच्छा है। वो भी एक कारण बना पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। और उसके जवाब में भी चूँकि जब इन्होंने किया तो NDA के दलों ने भी किया अपने अपने वोटरों को मोबिलाइजेशन। जैसा कि पूर्णिमा जी ने कहा कि गाड़ियों में तमाम प्रवासियों को भेजा गया, रेलों में टिकट भी, जैसा कि सोशल मीडिया में इंटरव्यूज आए यात्रियों के कि सब टिकट भी पार्टी ने लिए, ये कहा गया। तो वो भी एक कारण है। छठ और चुनाव का बिल्कुल नज़दीक होना भी बहुत बड़ा कारण है कि लोग आए, उनका वोट डाल के जाओ, ये कारण है। और अभी प्रशांत किशोर का एक स्टेटमेंट आया इस पहले वोटर बाद, वो चूँकि पोल स्ट्रेटजिस्ट भी रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नतीजा कुछ भी हो लेकिन ये वोट बदलाव का वोट है, ये उनका कहना है। तो जाहिर है अपने लिए भी उम्मीद देख रहे होंगे। और ये बात सही है कि आप ज़्यादा वोटिंग या कम वोटिंग से ये अंदाज हम नहीं लगा सकते कि क्या होगा। कि ज़्यादा वोटिंग में कई बार सरकारें रिपीट हुई हैं, कई बार बदली भी हुई हैं, कम वोटिंग में भी कई बार सरकारें बदली हैं, कई बार रिपीट भी हुई हैं। तो वो पुराने फार्मूले जो है वो अब उनका कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन मैं चूँकि बिहार गया नहीं इसलिए मैं दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर जो मेरी बात हुई तमाम लोगों से, मैंने पूछा तो ये सही है कि नीतीश कुमार को लेकर के कोई नाराज़गी नहीं दिखी। लेकिन क्या नीतीश कुमार को दोबारा या 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी
या बीजेपी एनडीए सरकार बनाने के लिए इतना उत्साह दिखा लोगों में कि लोग निकल के आए? ये भी एक कारण देखना चाहिए, पड़ताल करनी चाहिए। महिला और युवा, महिलाओं में निश्चित रूप से जो तमाम कल्याणकारी योजनाएं घोषित की गई 10,000 रुपये वाली भी, उसका भी एक ट्रैक्शन दिखा रहा और होगा। और नीतीश कुमार के लिए महिलाओं का बिहार में 2005 से ही उनका समर्थन है। और ये मैंने खुद 2-3 बार, जब भी मैं चुनाव में 2014 में गया, 2015 में गया, तो नीतीश कुमार के प्रति जो आकर्षण है वो लगातार महिलाओं में दिखा। और 10,000 रोजगार वाली योजना ने उसको और मजबूत किया। लेकिन प्रश्न ये है, क्या उन वर्गों की महिलाएं जो वर्ग एनडीए का वोटर नहीं है, उन्होंने भी क्या एनडीए के कैंडिडेट्स को वोट दिया? अगर उन्होंने दिया तो निश्चित रूप से एज एनडीए का होगा, और अगर नहीं दिया तो स्थिति वही रहेगी, जो नीतीश कुमार के समर्थक हैं वो समर्थक है, जो नहीं है नहीं है। अब बात है युवाओं की। युवाओं में निश्चित रूप से रोजगार और पलायन एक बड़ा मुद्दा रहा है पूरे चुनाव में। और ये पूरा चुनाव जो है राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं लड़ा गया। घुसपैठियों का मुद्दा उठाने की कोशिश जरूर भारतीय जनता पार्टी ने की, लेकिन वो उतना प्रभावशाली नहीं था जितना कि पलायन और रोजगार का मुद्दा प्रभावशाली था। अब युवाओं ने भी बड़ी संख्या में वोट दिया। चूंकि महिलाओं का आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चुनाव आयोग भी आंकड़े जारी करता है कि जेंडर वाइज कि भाई 69% वोट पड़ा महिलाओं का। युवाओं का कोई चुनाव आयोग अलग से आंकड़ा नहीं जारी करता, और वो आप उसको पुरुषों में ही काउंट करते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर भी इस बार फर्स्ट टाइम वोटर भी होते हैं, और युवा में सेकंड टाइम वोटर भी युवा ही होता है। जो 30 साल का है उसको भी युवा ही मानेंगे। फर्स्ट टाइम 18, 20, 22 साल का है तो उसका कितना नंबर हुआ? और क्या उन वर्गों के वोटरों ने महागठबंधन को वोट किया जो उनके वोटर नहीं है? ये भी है। और प्रशांत किशोर ने किसका वोट कहाँ काटा, इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है जनसुराज की सीटें ज़्यादा ना आए, लेकिन वोट उनको मिलेगा, इसमें कोई दो रहा। वोट किसका कहाँ मिलेगा, प्रभावित तो जो सीटें कहते हैं फंस रही हैं, जिसका भी अभिषेक जी कर रहे थे, उसमें जनसुराज भी एक बड़ा कारण है। मुझे लगता है कि मैं आकलन सीट वाइज या वो नहीं लगा सकता, लेकिन निश्चित रूप से ये चुनाव बहुत दिलचस्प मोड़ पर है। और जो ये बम्पर वोटिंग हुई है, और एक बात देखिए, ये जो कहना कि वोट 65 लाख कम हो गए इसलिए परसेंटेज बढ़ गया, ये गलत है। क्योंकि 2020 में मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 36 लाख थी टोटल, और उसमें 57-58% वोट पड़ा था। और इस बार जो है 7 करोड़ 43 लाख की संख्या, तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो परसेंटेज, रियल परसेंटेज बढ़ा है। महिलाओं और पुरुषों में एक बात और है, क्योंकि बिहार में जो अनुपात है वो 918 बनाम 1000 का है, तो महिलाओं का परसेंटेज अगर भले बढ़ जाए, लेकिन क्या नंबर भी बढ़ जाएगा? ये सोचने, ये भी एक सवाल ना। ये टेक्निकली तो नंबर हो सकता बराबर ही रहे या कुछ कमी रहे, तो इसलिए ये भी देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है इन सारे तर्कों का अगर विश्लेषण करेंगे तब शायद कोई तस्वीर सही सामने आ पाए, लेकिन मुझे लगता है अभी भी मुकाबला जो है बड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प मुकाबला है। सर, पहला फेज आपका आकलन और मोकामा की सीट, सम्राट चौधरी को लेकर अमित शाह का बयान, क्या वो सारे फैक्टर इस फर्स्ट फेज में काम दिखाई पड़े हैं वोटर्स के बीच में? अब वो जो दिखाई पड़ा या नहीं पड़ा वो तो 14 को पता लगेगा। हम लोग, मैंने कहा कि चुनाव होने से लेकर परिणाम आने तक के बीच में बौद्धिक जुगाली करते रह सकते हैं, और ये पत्रकारों का शगल भी होता है। और इसके अलावा हम कर ही क्या सकते हैं? वोटर को जो करना था वो तो वोटर कर चुका, 121 सीटों पर कर चुका, बची 122 पर 11 तारीख को कर देगा। फिर 11 की शाम को हम यहीं बैठकर एग्जिट पोल की चर्चा कर रहे होंगे, और फिर 14 को हमको पता लगेगा कि जो चर्चा हम कर। लेकिन इसका यह भी होता है कि आप चूँकि लंबे समय से जब पत्रकारिता कर रहे होते हैं, ज़मीन पर भी लोग जा रहे होते हैं, अवधेश जी गए, हमारी सत्ता का संग्राम की गाड़ी वहीं पर है, कुछ और हमारे वरिष्ठ साथी वहाँ गए हैं, तो इस सबको आकलन को मिलाकर जब आप हर बार निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आप कितने निष्कर्ष के करीब थे या दूर थे, इससे हमारा अनुभव भी मंचता है। 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि बिहार के विधानसभा चुनावों के इतिहास की सर्वाधिक वोटिंग हुई है। इसके पहले लोकसभा में इससे थोड़ा सा प्रतिशत ज़्यादा रहा, लेकिन विधानसभा चुनाव में इतना परसेंटेज वोटिंग कभी हुई नहीं है। इसके पहले के चुनावी आंकड़े ये बताते हैं कि जब भी किसी भी देश के किसी भी चुनाव में इस तरह की बम्पर वोटिंग हुई है अगर, तो ज़्यादातर वो सत्ता विरोधी लहर मानी गई है। लेकिन ये बदला भी है। इसी तरह की कतारें मैंने खुद ज़मीन पर घूमकर मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में देखी हैं। और जब मैं वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब मेरा लाइव उसमें अभी भी है, मैंने उसमें कहा था कि ये कतारें लंबी ज़रूर हैं, परसेंटेज बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर इन कतारों में मुझे महिलाओं की संख्या ज़्यादा दिख रही है तो मैं ये मानूंगा कि जो लाडली लक्ष्मी के नाम पर खाते में पैसा गया है वो वोटर को घर से निकाल के लाया है। और उन्हीं कतारों को बरक्स अगर मैं रखूं बिहार में, तो वहीं पर भी महिलाओं की कतारें हमें ज़्यादा दिखी हैं। तो हम उसको 1+1 करके उस तरीके से फिलहाल जोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास, मेरे पास तो कम से कम मेरे अनुभव से यही 2 दृश्य हैं। मैं बिहार में ज़मीन पर नहीं गया, लेकिन हमारी लगातार गाड़ी भी कर रही थी, दूसरे माध्यमों से भी हमारे पास लगातार विजुअल थे
और लोगों के विश्लेषण भी है। मध्य प्रदेश में मैंने इन कतारों को खुद देखा है और तब भी लोग यही मान रहे थे कि अब चूंकि 15 साल का शिवराज चौहान का राज इतना बड़ा हो गया तो सत्ता विरोधी लहर भी इसका कारण है, और बीच में कमलनाथ की सरकार थी 1.5 साल और उसको गिरा दिया गया, तो उस गिरा दिए जाने के गुस्से को लेकर लोग आए हैं। ऐसा विश्लेषण लगातार परिणाम आने तक होता रहा, लेकिन हुआ क्या? जबरदस्त बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। शिवराज खुद मुख्यमंत्री नहीं बने, वो एक अलग बात है, लेकिन जो कहा जा रहा था कि शिवराज के खिलाफ नाराजगी है, वैसा नहीं हुआ। क्या बिहार में भी वही स्वर उठेगा? मैं पूरे दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन मैं 2 अनुभवों को जोड़ते हुए ये कह सकता हूं कि शायद 10,000 रुपए जो खाते में आए हैं उसकी खनक असर दिखे बोल रही है। दूसरी बड़ी बात जो आपने ठीक पूछा, मुकामा बहुत चर्चा में आया और जो अनंत सिंह गिरफ्तार हुए, लेकिन तुरंत एक्शन लिया गया। उस एक्शन की वजह से शायद वो मुद्दा उतना बड़ा नहीं बना। इसके पहले तो अस्पताल के बाहर वो खेमका की भी उनके घर के बाहर इतनी बड़ी हत्या हुई। तो ये 2-3 बड़ी घटनाएं ऐसी थी जो शायद जंगल राज के विरोध में जो बात कही जा रही थी उस पर वर्तमान सरकार पर भी लागू हो सकती थी। लेकिन जितनी बातें हमने ग्राउंड कवरेज में की हैं, जितना हमने माइक आईडी अपना घुमाया है, उसमें कहीं पर भी ये वाला स्वर नहीं आया। लोगों का अभी भी ये मानना है कि सब चीजें तुलनात्मक होती है और तुलनात्मक दृष्टि से बेहतर है। ठीक है। अगर इस चुनाव में एक चुनावी रंजिश की हत्या हुई भी तो पहले कई हत्याएं, कई बूथ कैप्चरिंग के दृश्य उनकी आंखों के सामने होते हैं, इसलिए तुलनात्मक दृष्टि से शायद इसको इतना बड़ा उन्होंने नहीं माना है। और उसका प्रभाव कहीं भी पूरा वोट, मुकामा में खुद ऐसा माना जा रहा था कि जो ललन सिंह का बयान था कि जो हमें वोट नहीं दे उसको घर से मत निकलने दो, लेकिन वहां तो लंबी कतारें देखी गई हैं। दूर दराज के गांवों में तक जहां पर दहशत का साम्राज्य पहले रहा है, वहां से भी हमें अच्छी कतारें, वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला। और पूरी 121 सीटों पर हर सीट पर प्लस ही हुआ है, चाहे वो 1% से प्लस हुआ हो, चाहे 2 से हुआ हो, चाहे 7% से प्लस हुआ हो, लेकिन पूरी 121 सीटों पर पिछले चुनाव के मुकाबले अधिक वोटिंग ही हुई है। तो इस सब को जोड़कर अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि ये 2-3 फैक्टर और दृश्य जोड़ते हैं तो शायद 14 की तस्वीर आधी स्पष्ट होती है। आधी इसलिए कि आधा चुनाव अभी बाकी। पिछली चर्चा में हम देख रहे थे दलित और महादलित वोटर्स की बात हो रही थी। कहा यह गया कि ये बहुत समय से नीतीश की तरफ उनका झुकाव रहा था, इसीलिए नीतीश शायद इतना रिपीट होते भी चले गए। एक वो पक्ष भी था जो उनके साथ था, पर इस बार वो थोड़े से नाराज दिख रहे हैं। ये बात राहुल गांधी भी अपनी रैलियों में कहते रहे हैं, ये तेजस्वी भी अपनी रैलियों में कहते रहे हैं। दूसरे चरण में ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर ये वाली जाति फैक्टर जो है वो काम करेगी। कैसे देख रहे हैं दूसरा चरण इन जातियों के लिहाज से? एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, जातियां बदलती नहीं हैं। सन 52 से लेकर के जो जातियां थी, जातियां वही हैं। आप ये कह सकते हैं किसी जात से माइग्रेशन हो गया होगा तो जहां भी गया होगा वो जाति तो वही है ना, जातियां वही हैं। परिणाम कैसे बदल जाते हैं? उत्तर प्रदेश इसका एक बहुत नमूना है। वही उत्तर प्रदेश है, वही जातियां हैं, और बीजेपी का सक्सेस रेट वहां पर सीट वाइज 80% कैसे हो जाता है? 80% सीटें कैसे मिल जाती हैं? जहां 150 सीटों पर कम से कम माइनॉरिटी मतलब डिस्ट्रिक्ट रोल प्ले करती है। देखिए, मेरा ये कहना है कि समाज में हम ठाकुर हैं, ये बात हमको सुबह से उठ के 24 घंटा नहीं याद रहती। हमको जो याद रहता है अभी कहाँ जाना है, अमर उजाला पे ये करने, फलाना करने, लेकिन जब विश्लेषण किया जाएगा तो रामकृपाल सिंह ठाकुर ही दिखाई पड़ेंगे, चाहे मैंने अपने नाम में सिंह लिखा हो ना लिखा हो। मेरा कहना, देखिए, मैं हमेशा एक भी चीज़ कहता था, जो ज़मीनी बदलाव हो रहा है और जो हमारे आकलन का डेटा है, इसमें समानता नहीं है। कुछ चीज़ें अघोषित रूप से बिना अखबारों की हेडिंग बने इस समाज में हो गई हैं। मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा। बिना किसी केंद्रीय डिसीजन के, बिना किसी के, सबसे बड़े 2 विभाग, टेलीकम्युनिकेशन और सिविल एविएशन, ये प्राइवेट सेक्टर में चले गए। कहाँ लिखा था, किस इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी थी? अपने आप हो गया। आज आप देख लीजिए, ऐसे ही और भी विभाग हैं, वो छोड़िए जो सेमी हो चुके हैं। दूसरा, पूरे उत्तर भारत में प्रोटीन की कमी, जो सबसे ज़्यादा उसका दालें होती थी, उसकी कमी के बावजूद ये जो मुर्गी पालन है ना, ये इतनी बड़ी रिवॉल्यूशन हो गई नॉर्थ इंडिया में, किसी अखबार में नहीं छपा। मेरा कहना यह है कि जो ज़मीनी सच्चाइयाँ हैं, जब मैं 20 बार आपसे यहाँ कह चुका हूँ कि जिस औरत को सिर्फ आज के 20 साल पहले सेंटर का मतलब सिर्फ 2 था, पोस्ट ऑफिस और रेल, आज वो उठती है सुबह, एक महिला जिसने कभी भी
मतलब धुएं में, लकड़ी के धुएं में उसकी आंखें पथरा गईं। अगर आज उसके नाम पर मकान हो गया है, अगर आज शौचालय बंद है, भले एक सज्जन कह रहे थे कि उसमें जल, नल से जल नहीं है, अरे भैया बिना जल के आए भी लोग शौचालय का उपयोग कर रहे हैं, कोई गांव जाके तो देखे। तो मेरा ये कहना है कि एक जो एम्पावरमेंट जिसको आप लोग देख नहीं पा रहे हो, वो एम्पावरमेंट जिसको हो रहा है वो मेढक की छलांग की तरह नहीं हो रहा है, सर्पगत से हो रहा है। लेकिन वो दुख बहुत हैं। और मैंने फिर कहा, डिसेंट बाप रोज कहता है मेरा बेटा नालायक है, तू घर से भाग जा, किसी लायक नहीं है, और जैसे ही भागता है वो पीछे जाता है, अब कभी नहीं डांटेंगे, लौटा। तो दुख जो है रिबेलियन का रूप ले ले कि मैं इस पार्टी को वोट नहीं दूंगा, क्योंकि आज की तारीख में हर वोटर विकल्प देखता है कि ये मेरा है, एक आंख वाला ही सही है, जिसको मैं दे रहा हूं इसकी दोनों आंखें गई हैं, तो भैया यही ठीक है। ये समाज में एक बात हमेशा जाने रही है, एक बेसिक चीज़ें होती हैं, और मैं जातियां वही रहेंगी, आगे भी रहेंगी, सन 52 से लेकर रहें, लेकिन वही जातियां 71 में इंदिरा गांधी को इतना बहुमत दिला देती हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस, मधुलिमय सब हार जाते हैं, और वही जातियां 74 में, 77 में उत्तर प्रदेश में एक सीट नहीं मिलती इंदिरा गांधी को। तो जातियां वही हैं, लेकिन बहुत सारे समीकरण, पहला जिसको होता था ना पहले कि प्रश्न नंबर 1 अनिवार्य है, इस पर सबसे ज़्यादा मार्क है 50 नंबर। तो सवाल यह है कि वोट देते समय प्रश्न नंबर 1 कौन है, वो बेटरमेंट है। अवधेश जी, अब मुझे दूसरे चरण पर थोड़ा आप अपनी जो अनुभव है उस पर चर्चा करिए। और जैसा कि रामकृपाल सर भी कह रहे थे कि वो जातियों वाला फैक्टर काम तो करता है, क्योंकि बिहार में जाति को अलग कर ही नहीं सकते चुनाव में, लेकिन फिर भी जब वोटर बाहर निकलता है तो वो बहुत सारे ऑप्शंस देखता है, खासतौर से महिला वोटर, युवा वोटर। दूसरा एक है कल्पना और एक है यथार्थ। सत्य हमेशा सरल और बोधगम्य होता है। उसके लिए ना, अब मैं अवधेश कुमार हूं, इसको भी विवादित बनाया जा सकता है अलग अलग तर्कों से। ये कोई और मैं अवधेश कुमार हूं, अगर विवादित बना देने से मैं अवधेश कुमार नहीं हूं तो ठीक है। मुझे तो ये उम्मीद थी कि इस देश के बुद्धिजीवी, पत्रकार, कम से कम राहुल गांधी जी के ये जो लगातार वोट चोरी, अमर उजाला ने ही इसको छाप दिया है कि भैया उस 21 में से 14 महिलाएं कह रही हैं कि भैया फोटो गड़बड़ था, लेकिन मैं ही जाके वोट डाली हूं। और मैंने वहां अपना आई कार्ड दिखाया जब उठाया गया था, आई कार्ड देख के फिर लोगों ने कहा कि नहीं ये ठीक है, इनको वोट डालने दिया जाए। नहीं, इसका असर भले चुनाव अगर नहीं अगर वो तो यही किस लिए कर रहा हूं, अगर इसका असर चुनाव में है तो कांग्रेस के उम्मीदवारों ने राहुल गांधी के उस वीडियो को, इस तथ्य को अपने प्रचार सामग्री में शामिल क्यों नहीं किया है? जो लोग उन उम्मीदवारों के साथ है उनसे बात हो रही थी कि पहले से तय था कि भाई सब चीज फिट रखो, कहां लोकल मीडिया को करना है, क्या वो बोलते हैं बिहार पर कुछ होगा, और बाद में कहा कि भैया ये तो हमारे यहां मुद्दा नहीं है, ये क्यों करें? तो उसके आधार पर नहीं होती। दूसरी बात आ रही, जहां तक जाति का सजा, अभिषेक सिंह ने प्रवक्ता की बात कही, बिल्कुल सही है, प्रवक्ता की बात सही है। ऐसे कुछ सीटें हैं वहां, वो मैं बोल सकता था, वो सीटें, उसके आधार पर बिहार के 243 सीटों का हम परिणाम निकाल लें कि 1-2 जगह लोगों ने उसके कारण विद्रोह किया है, तो फिर तो ऐसे परिणाम नहीं आते हैं। और जातियों का फैक्टर चुनाव में है, इसको मैं अस्वीकार नहीं करता हूं। मुकेश सहनी के जाने के बाद जो निषाद वोट है वो यूनाइटेड हुआ है महागठबंधन के पक्ष में, ये देखने के बावजूद मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं जमीन से देख के आ रहा हूं। और जो ये प्रश्न है कि क्या दूसरे के वोटर की महिलाएं, यस, मुस्लिम महिलाएं बीजेपी जेडीयू को वोट नहीं कर रही हैं लाभ उठाते हुए, यादवों की महिलाएं सामान्य जगह वोट नहीं कर रही हैं, लेकिन यादव महिलाएं और पुरुष भी कुछ जगह बीजेपी को वोट कर रही हैं। 2 क्षेत्र तो मैं देख के आया हूं, बिस्फी और केवटी, टेप कर लीजिए आप मधुबनी में, क्योंकि वहां उनको मुसलमानों से लड़ना पड़ रहा है। वहां उनकी समस्या किशनगंज की तरह हो चुकी है। जब मैं गया तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, हमारी पार्टी इनके बारे में बोलती नहीं है। तो अलग अलग क्षेत्रों का जब विश्लेषण करेंगे ना, तो वो चीजें निकलती है वहां। मूल जो इस बार चुनाव जो दिखाई दिया है कि मीडिया पर आकर के बोलना एक बात होता है, लड़ रहे हैं। जो रोजगार की बात है, मैं कह रहा हूं कि रोजगार हो रहा है ना, आप जाके उसका नाम पूछिए उस आदमी का। मैं एक टीवी चैनल के डिबेट में था नवादा में,
तो मैंने कहा ये जो लड़का ये बार बार रोजगार इधर से उधर जा रहा है, फिर उधर बीजेपी वाले बोल रहे हैं तो उधर घुस है, इसका नाम पूछिए। ज्यादातर मुस्लिम लड़के इस समय टीवी डिबेट में आकर के ये आवाज उठा रहे हैं। मेजोरिटी मैंने उनकी देखी है, ये मैं जांच के बोल रहा हूं, दूसरे भी उठाते हैं, लेकिन मेजोरिटी मैंने देखा है कि उन्हीं को याद हो गया है। पलायन बिहार में जनता के बीच कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि लोग इसको पलायन नहीं मानते हैं। बिहार के कैरेक्टर, बिहार मतलब पूर्विया का कैरेक्टर देखेंगे तो आज से 200 साल पहले त्रिनिदाद से लेकर टोबैको से लेकर मॉरिशस और फिजी वो एक कैरेक्टर में है। लोग गए। और आज की स्थिति में बिहार में सामान्य रोजगार के लिए, सामान्य कारोबार के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बेहतर करियर चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए, कुछ करना चाहते हैं तो आप बाहर जाइए, जैसे हम लोग आए हैं। ये स्थिति है। ये 7 साल में करना है तो बिहार में आपके पास दूसरा नहीं शिक्षा, सारी समस्याएं हैं। मैं कहा तो ऐसा थोड़ा है कि बिहार में क्रांति हो गई। हाँ, दिक्कतें तो हैं ही। मैं खुद यूनिवर्सिटी में ठहरा था, मैं उन पर बात कर सकता हूं, लेकिन वोटिंग उन पर नहीं हो रही है ज्यादा। मैं वोटिंग की यहां बात है ना, समस्याओं की थोड़ी बात कर रहा हूं कि वोटिंग लोग किस पर कर रहे हैं। इस पर वोटिंग नहीं हो रही है, क्योंकि शिक्षा की इससे भी बुरी व्यवस्था लोगों ने देखी है। जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं उन्होंने वो स्थिति देखी है। तो इसीलिए अब पलायन तो लालू जी के समय जो पलायन हुआ था केवल रोजगार के लिए थोड़े हुआ था। कानून और व्यवस्था की समस्या इतनी जटिल थी कि बहु बेटियों की बच्चियों को पढ़ाना मुश्किल था, घर से बाहर निकालना मुश्किल था। लोगों ने जमीन बेच के बाहर भेज दिया, वो 3 पीढ़ी बाहर से रह रहे हैं, उन्होंने अपना एस्टेब्लिशमेंट कर लिया। उनके लिए पलायन थोड़े आज मुद्दा है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि वहां जमीन पर जो स्थिति दिखाई दे रही है, ये तो नहीं है कि भाई आरजेडी और उसकी वोट नहीं है। कौन कह दिया कि वोट नहीं है? लेकिन कांग्रेस की कोई ऐसी हैसियत नहीं है वहां कि जो 7-8 उम्मीदवार 60 में है जिनके अपनी वोट है, बाकी तो साथियों के वोट से उनके वर्कर नहीं है। सच्चाई है। अब जो बात आ रही है कि भाई पिछली बार का चुनाव, पिछली बार 137 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी लड़ी थी, 33 सीटों पर डायरेक्ट हरा दिया था और उसको लगभग 6% वोट आ गए थे। तो वो उसकी तुलना इस चुनाव से नहीं हो सकती है। चुनाव बिल्कुल बदला हुआ है। और नीतीश कुमार के बारे में जितनी सहानुभूति मैंने देखी है, आश्चर्य है। उनकी निगेटिव छवि लगभग गायब कर दी गई। और लालू जी अगर रोटी सेकने की बात जो कर रहे हैं ना, ये हारे को हरि नाम है। जब आपके पास कोई मुद्दे नहीं है तो बदल दो यार, 20 साल हो गया है। जब आप कोई मुद्दे नहीं बचते हैं और तेजस्वी यादव लालू जी की तस्वीर लेके नहीं चल रहे हैं, सभा में पूछ रहे हैं कि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा है, मैंने कोई गलती की है, ये है समस्या वहां। वो खुद भी नहीं चाह रहे हैं कि उनके पिताजी को वोटर याद करें। मैम, जिस तरीके से मुद्दों की बात हो रही थी, युवा फर्स्ट जो वोटर हैं वो और महिला, ये 3 फैक्टर तो बदलाव कर रहे हैं। ये तो तय सी बात है, जो भी आकलन सबका निकला और हम लगातार पिछले 4-5 दिनों से देख भी रहे हैं। अब ये जो मुद्दे वाली बात आती है, जिस तरफ अवधेश जी भी इंगित कर रहे थे कि ये जो पलायन वाला महागठबंधन लगातार उठाता रहा कि यहाँ बिहार से बाहर जाना होता है, ये रोजगार वाला जो मुद्दा उठाता रहा, क्या ये बम्पर वोटिंग ये बता रही है कि ये जो है ये मुद्दे इतने इफेक्टिव नहीं दिखे? दूसरे चरण में भी ऐसी तस्वीर होगी? नहीं, देखिए तस्वीर बदलनी चाहिए, इसको लेके लोगों ने ज़रूर सोचा है। और मुद्दे उसमें कौन से किस एरिया में रहे, वो लोकल इश्यूज़ पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन लोग ये मान के चल रहे हैं कि तस्वीर में थोड़ा सुधार होना चाहिए, क्योंकि आज का जो युवा है जो बाहर जा रहा है, जो पढ़ाई के लिए कमाई के लिए बाहर जा रहा है, जब वो अपने स्टेट वापस आता है तो उसको तस्वीर जो वहाँ दिखाई देती है, जो वहाँ की सामाजिक व्यवस्था दिख रही है, जो एक क्योस बिहार में दिखाई देता है, उसको ये लगता है कि ये थोड़ा कहीं बदलना चाहिए। क्योंकि दूसरे स्टेट्स में डेफिनेटली उनको लगता है कि विकास ज़्यादा हुआ है। विकास यहाँ भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शून्य है विकास के नाम पे सरकार। लेकिन अब जो बिजली और सड़क, उसके आगे की लोग चाह रखने लगे हैं। सिर्फ सड़कें अच्छी हो जाए, सिर्फ हमें 24 घंटा बिजली मिले, ये काफ़ी नहीं है। सिर्फ सुरक्षा मिल गई, ये काफ़ी नहीं है। अब लोगों को ये लगता है कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए, हेल्थ सेक्टर में सुधार होना चाहिए। बिहार में हेल्थ सेक्टर की जितनी दयनीय हालत है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। कोई भी जब सीरियस बीमार पड़ता है तो वो सीधे मुंह उठाए, या तो वो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता की तरफ रुख करते हैं, या जहाँ जिनके पास पैसा है वो बाहर विदेश जाके इलाज कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें लोग लेके परेशान हैं। और अब देख रहे हैं कि 20 साल से जो सरकार है उसने जितना कर लिया वो अपने मैक्सिमम पे पहुँच चुकी थी। अब वो आगे क्या करेगी, ये
उसको बहुत भरोसा नहीं है। तो हो सकता है कि ये बदलाव की चाह लोगों को लेके आई है बाहर और वोटिंग में सुधार हुआ, मतलब प्रतिशत अच्छा रहा है। लेकिन हम ये नहीं मान के चल सकते हैं कि बिल्कुल एनडीए के मत में ही, सरकार के मत में ही लोग निकल रहे हैं। लोग बदलाव के लिए भी निकल रहे हैं। मोबिलाइजेशन की बात अभी विनोद जी ने की, जनसुराज का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उसने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो कि लोगों के जहन में पहले नहीं थे, और जब जनसुराज ने उन सभी चीज़ों को एक्सपोज किया, उसका खुलासा किया, तो लोग सोचने पे मजबूर हुए हैं। अब वो मजबूर होके किस तरफ वो जाते हैं ये तो हम 14 को देखेंगे, लेकिन दूसरे फेज में भी मुझे लग रहा है कि अच्छी वोटिंग होगी और अच्छा उसका हमें आउटकम दिखाई देगा। दूसरे फेज की भी अच्छी वोटिंग। अभिषेक जी, आपका आकलन क्या कह रहा है, दूसरा फेज कैसा रहने वाला है? और दूसरे फेज में ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जो कि जातियों के लिहाज से बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं, क्या आकलन है? दूसरे फेज पर आने के पहले फेज के बारे में 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये कि अभी अवधेश जी जिक्र कर रहे थे कि बिहार में जैसे बिस्फी का जिक्र उन्होंने किया, मुझे नहीं लगता कि बिहार में कोई चुनावी हिंदू या चुनावी मुसलमान है। किशनगंज जहाँ 70% मुस्लिम आबादी है, मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि किशनगंज में दंगा हुआ है। मैं इतना ही जानता हूँ कि किशनगंज में एक सिख का मेडिकल कॉलेज था जो ये केंद्र प्रकारेण एक जायसवाल जी के द्वारा कब्जा लिया गया, ये आरोप प्रशांत किशोर ने भी लगाया है। तो किशनगंज में जब दंगा नहीं हो सकता, सांप्रदायिकता नहीं है, तो सवाल यह है कि बिहार में हिंदू और मुसलमान कहाँ है? वो कुछ क्षेत्र के हिसाब से जी नहीं, बिहार में वैसे भी देखिए, बिहार में कोई चुनावी हिंदू कोई चुनावी मुसलमान नहीं है। यूपी जैसी तस्वीर नहीं है। नहीं है, बिहार में कोई शेख है तो कोई कायस्थ है तो कोई यादव है तो कोई पठान है तो कोई राजपूत है तो कोई आपको क्या बोलते हैं राइन है। इस तरह का फैक्टर है बिहार में, वो हिंदू मुसलमान नहीं है। हाँ, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है वहाँ मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देंगे, वहाँ वो चुनावी रूप से मुसलमान है, तो कहीं नहीं वोटिंग तो के मामले में। हाँ, लेकिन जेडीयू की सीटों पर यादव और मुस्लिम, खास करके मुस्लिमों में जेडीयू जहाँ लड़ रही है वहाँ 32, मुझे लगता है कि 25 से 30% पसमानदा महिलाओं का वोट उनको मिला है। ये बात कई जगह मैंने नोटिस की है। दूसरी बात, फर्स्ट फेज सेकंड फेज के पहले एक लाइन में और जोड़ दूँ। फर्स्ट फेज में देखिए 95 सीटों पर तो जेडीयू आरजेडी लड़ रही है, 34 पे आमने सामने और 61 पे अलग अलग। तो इस 95 में जेडीयू और आरजेडी मिलकर मुझे लगता है 75 से 80 यानी 121 में लगभग 2/3 सीटें वो जीत रही हैं। और बाकी सब लोग, क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या लेफ्ट, क्या मुकेश सहनी, क्या ये सब लोग रहने वाले हैं 40 के आसपास, ये क्लियर है। सेकंड फेज की बात जो आप कह रही हैं, सेकंड फेज में 122 सीटों पर जो चुनाव है उसमें सीमांचल का इलाका है। सीमांचल के इलाके में मुझे 24 में 4 सीटें अगर मिल जाए एनडीए को तो वो पुरस्कार ही है, वो पुरस्कार ही है। मान लीजिए कि आपको मिल गया 4 सीटें, 20 सीटें वहाँ पैक कर दी, तो सीमांचल की 24 सीटों को आप छोड़ दीजिए और बात करते हैं बची हुई 98 सीटों पर। अब 98 सीटों जो बची हुई है उसमें चंपारण के इलाके में बीजेपी को 15 सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी की सीटें घट रही हैं, ठीक ठाक संख्या में घट रही हैं, साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन जेडीयू 2 से 3 या 4 पर जा रही है, ये भी दिख रहा है। 2 सीटें पिछली बार थी, 21 सीटों में 15 भाजपा, 2 सीटें आपकी इनकी जेडीयू की, 3 सीटें आरजेडी की और 1 माले की थी। कांग्रेस का खाता खुल रहा है, भाजपा नीचे जा रही है, जेडीयू बढ़ रही है, राष्ट्रीय जनता दल या तो जहां है वहीं है या एक आध बढ़ा ले जाए। फेज 2, हाँ, वो स्थिति है। इसके अलावा आप देखें जो दूसरे इलाके हैं उसमें 3 फैक्टर है। जैसे आप सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी का इलाका देखें, वहां एक फैक्टर जनरल कैटेगरी है जो आपस में यूनाइट कभी है नहीं, और जनरल कैटेगरी का वोटर कभी जनरल है ही नहीं। आप बीजेपी नाम की पार्टी का या कांग्रेस नाम की पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है। काश तो तेली से बाहर देखें तो 3.5% वोट से आगे बीजेपी के पास वोट ही नहीं। वो जो भी वोट है वो जिसको देखते हैं विकल्प के रूप में वो तत्काल दे देते हैं। मतलब बीजेपी का जो वोट बैंक आप कहती हैं वो नहीं है। अगर वोट बैंक होता तो सासाराम की सुरक्षित लोकसभा सीट तो जीत जानी चाहिए थी, जहाँ पर कास्ट 35% है, क्यों नहीं जीत पाए? तो सवाल ये है कि जो परिस्थिति अभी बिहार में बनी हुई है, अति पिछड़ा एक फैक्टर है, यादव एक फैक्टर है, महिला एक फैक्टर है, और अल्पसंख्यक वोटर को एक फैक्टर में नहीं मानता क्योंकि वो भी वहां पर अति पिछड़ा या जनरल और तमाम तरह के पैरामीटर्स पर जी है। तो एक तरफ ही ना, वो तो सेट है देखिए ना। युवा फैक्टर जो कह रहे हैं, पलायन की जहां तक बात है, पलायन में ऐसा नहीं, मोदी जी ने खुद कह दिया है बिहार में जाके कि रील बना के रोजगार पाए। मतलब गुजरात में गिफ्ट सिटी बनेगी, गुजरात में मेट्रो बनेगा, गुजरात में वर्ल्ड कप का उद्घाटन से लेकर फाइनल होगा, गुजरात में रेलवे यूनिवर्सिटी बनेगी, बिहार के नौजवान रील बनाए। कल को उसके पहले पकौड़ा की बात कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग रोजगार पर सिर्फ अल्पसंख्यक या कुछ खास समुदायों के लोग
देख रहे हैं। रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार के अंदर, स्थानीय स्तर पर रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। पलायन जहाँ तक ठीक है, गिरमिटिया मजदूर भी जाते थे, 200 साल पहले भी होता था, लेकिन 200 साल पहले तो सामंती व्यवस्था थी। तो क्या उस सामंती व्यवस्था को कैरी ऑन किया जाना चाहिए? क्या उसको बरकरार रखना चाहिए कि 200 साल पहले जो सामंती व्यवस्था थी? वो एक पैटर्न की बात हो रही थी कि बिहार के लोग बाहर जाकर काम करते हैं, तो इसलिए पलायन हर बार उस तरीके का मुद्दा नहीं होता। नहीं, बाहर जाकर के सीधी सी बात है, मैंने कई लोगों से बात की है, सीधी सी बात है। और नौजवान कह रहे हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों, चाहे ओबीसी ईबीसी के हों, सब कह रहे हैं कि भाई गुजरात में, सूरत में मजदूर कैसे जाएंगे जब बिहार में फैक्ट्रियां लगेंगी? तो गुजरात से आने वाले प्रधानमंत्री, गुजरात से आने वाले गृह मंत्री यहाँ आके कैसे लगवाएंगे फैक्ट्री? तो कह रहे हैं कि जमीन की कमी है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात अमित शाह जी ने बिहार में कही है। महागठबंधन के पास कोई रोड मैप भी तो नहीं है सर, सरकारी नौकरी दिलवा रहा है। विनोद सर, जो सेकंड फेज है उसमें उस तरीके की सीटें हैं जहां पर एनडीए को उम्मीद कम दिखाई पड़ती है। क्या ये जो फर्स्ट फेज की सीटों की बम्पर वोटिंग थी उससे एनडीए का गठबंधन जो है उससे भरपाई करेगा, या कैसे देख रहे हैं सेकंड फेज? नहीं, बम्पर वोटिंग के बाद दोनों गठबंधनों में बैठकें हुई हैं। मेरी जानकारी है बीजेपी में भी बैठक हुई है और रणनीतिकारों की, और महागठबंधन में भी हुई है, और इस पर विश्लेषण भी हुआ है। और अगले फेज़ में कैसे का जहाँ जहाँ जो कमज़ोर कड़ियाँ हैं उनको ठीक किया जाए, दोनों ने इस पर किया है। और देखिए, सीमांचल पर सबकी नज़र है, जो बोल भी दिया इन्होंने। सीमांचल पर पिछली बार ओवैसी फैक्टर को लेकर के बहुत नुकसान हुआ था महागठबंधन का, और जो कबाड़ा हुआ था उसका वो उसी वहीं से हुआ था। भाई 10-12 सीटों के तो फ़र्क था, और वो भी आखिरी उसमें जो है काउंटिंग में वो हारे थे। इस बार सीमांचल में स्थिति थोड़ी बदली हुई है। क्यों बदली है? क्योंकि पिछला चुनाव जो सीमांचल में, ओवैसी जी को आप 3 चुनाव में उनकी तुलना करिए, 2015, 2020 और 2025। 2015 में ओवैसी लड़े थे अकेले, तो 1 या 1.5% वोट मिला था और एक भी सीट नहीं आई थी। अभिषेक जी मैं सही कह रहा हूँ? 2015 में ओवैसी सीमांचल एक भी सीट नहीं आई थी। 2020 में उनकी 5 सीटें आ गई और वोट भी उनको शायद 3-4% मिल गया। क्यों मिला? बहुत प्यार नहीं था ओवैसी से। पप्पू यादव और उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ मिलकर लड़ रहे थे, तो पप्पू यादव का सीमांचल में प्रभाव है और उपेंद्र कुशवाहा का अपना कोई रिवोट है। वो ऐड हुआ, जब वो ऐड हुआ तो माइनॉरिटी का एक सेक्शन उनके साथ चला गया। माइनॉरिटी कभी आइसोलेशन में वोट नहीं करता, दुनिया में कहीं कोई भी माइनॉरिटी जो है कभी आइसोलेशन वोट नहीं करती। वो हमेशा ये देखती है कौन सी मेजॉरिटी की ताकतवर, कौन सी कम्युनिटी इस कैंडिडेट के साथ है जिससे हम इसको ऐड ऑन कर सकें। तो वहाँ जब कुशवाहा और यादव जुड़े पप्पू यादव और के प्रभाव से, तो वो सीटें 5 निकली और वोट परसेंटेज बढ़ा। इस बार ओवैसी जी फिर अकेले पड़ गए हैं। पप्पू यादव महागठबंधन के साथ है और कुशवाहा जी एनडीए के साथ है, तो ओवैसी फैक्टर इस बार वहाँ फिर डाइल्यूट हो गया है। और आप देखिएगा चुनाव, सीमांचल के बारे में गारंटीज कर सकता हूँ कि ओवैसी जी को एक भी सीट नहीं आएगी। बमुश्किल अगर कोई कैंडिडेट अपनी ताकत से जीत सके तो जीत सके, अलग बात है, लेकिन जो इस वक्त की स्थिति है, तो इसलिए सीमांचल पर निश्चित रूप से इस बार महागठबंधन का पलड़ा भारी रहने की संभावना है। बाकी चुनाव है, चुनाव में क्या हो सकता है। बाकी जो क्षेत्र हैं उनके बारे में मैं बहुत, चूंकि मैं गया नहीं हूँ इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उस पर प्रकाश नहीं डाल सकता, लेकिन कुछ मैं मुद्दे दे सकता हूँ। जैसे अभी अवधेश जी ने कहा कि मॉरिशस, फिजी, सुरीनाम बिहार के लोग जाते रहे। कैसे गए थे भाई? गिरमिटिया मजदूर जहाज़ों में भर के, बेड़ियों में जकड़ करके ले जाए गए थे। कोई खुशी खुशी नहीं गए थे बिहार के लोग या दक्षिण भारत के लोग। वो अलग बात है कि अपनी मेहनत से उन्होंने उन इलाकों को चमन बना दिया और आज वहाँ वो प्रभावशाली हैं। उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग और दक्षिण भारत के लोग थे, वो सारे गिरमिटिया मजदूर थे। तो कोई ऐसा नहीं। और पलायन व्यक्ति तब करता है, ये ठीक है, अब बड़ी उच्च शिक्षा के लिए, बड़े रोजगार के लिए आप अमेरिका तक चले जाइए, लेकिन रिक्शा चलाने के लिए आप अमेरिका थोड़ी जाएंगे अगर भारत में रिक्शा चलाने का रोजगार उपलब्ध है। आप दिल्ली देख लीजिए, मुंबई देख लीजिए, हर छोटे मेहनत वाले काम में आपको बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? गुजरात के लोग नहीं मिलते, महाराष्ट्र के तो नहीं मिलते, तमिलनाडु के नहीं मिलते। वो तमिलनाडु और महाराष्ट्र, गुजरात के लोग बड़े कामों में मिलेंगे आपको, दूसरे राज्यों से आए हुए। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग क्यों मिलेंगे? क्योंकि वहाँ रोजगार नहीं है, मजबूरी में। भाई अगर वही रोजगार उनको अपने क्षेत्र में मिल जाए, बिहार में 26 इंडस्ट्रियल एरिया थे 1990 तक जब कांग्रेस शासन था वहाँ पर। अब पिछले 35 साल में उन 26 इंडस्ट्रियल एरिया की क्या हालत है। आज ही इंडियन एक्सप्रेस में हमने पढ़ा है, रोहतास इंडस्ट्रियल एरिया जो था, जो डालमिया नगर जो था, कितना बड़ा था। रामगोपाल जी जानते हैं उसकी सच्चाई, मैं भी जानता हूँ, हम लोगों ने उस समूह में काम किया है। आज क्या हालत है उसकी? सारे इंडस्ट्रियल एरिया जो है, एक चलिए लालू राज तो जंगल राज था, मान लिया था भी 20 साल, लेकिन 20 साल में एक भी इंडस्ट्रियल एरिया क्या रिवाइव हुआ? ये भी तो प्रश्न है ना। अगर रिवाइव होता तो कम से कम कुछ रोजगार होता वहाँ पर।
तो रोजगार नौकरी बिहार में बड़ा प्रश्न है, वो खाली मुस्लिम युवाओं के बीच में नहीं है, वो सबके बीच में प्रश्न है, क्योंकि नौकरी सबको चाहिए। और इसीलिए महिला फैक्टर को, युवा फैक्टर इसलिए भी डाइल्यूट कर रहा है कि माताजी को 10,000 रुपए मिले हैं और बेटे को नौकरी नहीं है, तो माताजी कहाँ वोट करेंगी, ये भी सोचने का मुद्दा है। 20 के चुनाव की तुलना में अगर देखा जाए तो 20 में आरजेडी और बीजेपी बिल्कुल एक सीट के फर्क पे थी और वोटों का भी पॉइंट समथिंग फर्क था। कांग्रेस की वजह से आरजेडी और गठबंधन जो था उनका बहुत टैली डाउन हो गया था, ये बात भी सच है। तो हम ये क्यों मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस की वही गिरी मरी हालत है जो 20 में थी? कांग्रेस थोड़ा तो उससे इम्प्रूव करेगी, ठीक है, वो 20 से 40 नहीं, 19 से वो 38 नहीं हो जाएगी, 40 नहीं हो जाएगी, लेकिन 19 से 25-26 भी अगर होती है तो महागठबंधन की सीटों में इजाफा होगा, और वो इजाफा इतना भी हो सकता है कि उससे तस्वीर बदल जाए। दरअसल उत्तर प्रदेश और बिहार तो बदनाम है जाति के मामले में। देश का एक भी राज्य बता दिए जहां जाति विभाजन नहीं है और राजनीति में नहीं है। आंध्रा में कम्मा बनाम रेड्डी, तमिलनाडु में अलग वहाँ की जातियाँ हैं, दक्षिण में गुजरात में पटेल वर्सेस नॉन पटेल, ओबीसी, राजपूत, दरबार। जब बघेला और केशव भाई पटेल का झगड़ा हुआ था, केशव भाई का, तो खजूरिया वो जातीय आधार पर ही था। उत्तर प्रदेश बिहार तो बदनाम ज्यादा है, जो कुछ बोलते लोग आगे ज्यादा है। यही तो विडंबना है सर, हम निकाल नहीं पाते ना जाति को चुनाव से। जन स्वराज पार्टी के नाते है, कैंडिडेट्स को उसके वोट मिल रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 17-18 सीटें हैं जहां वो 4-5 हजार 7,000 8,000 वोट काटने से चुनौती बढ़ गई है। हाँ, ये वहां है, कहीं तो कैंडिडेट्स के आधार पर कुछ उनको वोट आएंगे, पार्टी के आधार पर बिहार में वोटर मुझे बिल्कुल नहीं दिखा है। तो मुझे यही लगता है कि नहीं, जन स्वराज का खेल तो मिड चुनाव में बिगड़ा है, बड़ी भूमिका उसकी होनी नहीं है। ये एक फैक्ट सिचुएशन है। उनके लिए ये वाला चुनाव ट्रायल मैच हो गया सर। सेकंड फेज का वोटिंग, उसमें सीमांचल, उसमें चंपारण, उसमें ओवैसी का फैक्टर और उसमें प्रशांत किशोर की जनसुराज, कैसे देख रहे हैं दूसरा फेज? देखिए, सीमांचल को लेके विनोद जी ने काफ़ी अच्छे से रखा है कि अगर आपके साथ पिछली बार कोई 2 लोग जुड़े हुए थे और उनके वोट जुड़ने से आपको 4-5 सीटें मिली और वो भी कोई काम की तो रही नहीं, वो तो पाला बदल के तुरंत कूद गए वहाँ से, तो इस बार वो कितना प्रभावित करेगा, मुझे उतना हल्ला दिखाई भी नहीं दिया ओवैसी के। अब हम आगे कह नहीं सकते कि ये जो 100, हालांकि ये सारी बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं, 121 में थोड़ा इधर का पटना और ये सब निपटी हैं और बड़े धुरंधर भी अधिकतर हो गए। अब सारा प्रचार का भी फोकस उधर ही चला जाएगा। मैंने अभी जो इस वाले राउंड में सभी के विचार सुने तो वो बात आदर्शवादी हो जाती, लेकिन मुझे लगता है कि कब हम उस बहस पे पहुंचेंगे जब ये जातीय गणितों के बजाय इस पर बात होगी कि अच्छे स्कूल क्यों नहीं हैं, अच्छे अस्पताल क्यों नहीं हैं, पुल क्यों गिर गए। अब ये ठीक है कि विकल्प नहीं है और आपको लगता है कि मुस्लिम की राजनीति खत्म हो जाएगी, जाति की अपने आप खत्म हो जाएगी। पता नहीं, आप इतना दावे से कहते हैं, हो सकता है ये सारे चश्मे ही थोड़ी दिक्कत देते हैं, मेरा तो ये मानना है। हमने ऐसे चश्मे पहन रखे हैं जिनको उतारने को हम तैयार ही नहीं है। सांप्रदायिकता और जब सारे चश्मे उतर जाएंगे दूसरे के एंटीबायोटिक के तौर पे ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ये केवल एक पार्टी एक दल की बात नहीं है भाई। आपको लगता है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव उतने सक्षम नहीं है, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है, और इस विकल्पहीनता का जो दुरुपयोग राजनेता करते हैं ना, मेरे को तो वो स्वर निकल के आया जब मैं सबको ध्यान से सुन रहा था। और ये जनता को सुनना चाहिए जो वोट देती है, क्योंकि अगर आपके पास अस्पताल नहीं है और आपको अपने परिजन को लेकर इतने हजारों किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है इलाज करवाने, तो सिर्फ उसी मुद्दे पर दीजिए। अगले 5, 10, 15, 20 साल के लिए जाति भूल जाइए और इनको मजबूर कर दीजिए कि जो सड़क अच्छी बनाएगा, पुल अच्छे बनाएगा, अस्पताल अच्छे बनाएगा, स्कूल अच्छे बनाएगा, हम सिर्फ उसी के साथ धर्म भी भूल जाइए, तब दोनों चीजें तब जाके। आप धर्म पर अड़े हुए हैं, मैं पूरे बड़े मुद्दे पर अड़ा हुआ हूँ, वही मेरा कहना ना। जब तक, इसीलिए कुछ लोग धर्म पर अड़े हुए हैं राजनीति करने पर, तो दिक्कत वही है। क्योंकि जब धर्म की आप बात कर रहे हैं, जब जाति में बड़े राष्ट्र वाला पैबंद लगाया जाता तो उसको उखाड़ने की कोशिश तो जाति के नाम पर ही होती ना, ताकि धर्म के नाम पर लोग इकट्ठे नहीं हो। तो दिक्कत है, और दिक्कत वोटर में भी है कि वो उसमें आ जाता ध्यान देता है। तो वो 122 सीटें बची हों या पूरे देश की तस्वीर बची हो, मुझे लगता है अगर पुल भी गिर गए, भ्रष्टाचार तो हुआ ना, और अगर अभी भी गोलियां चल रही हैं तो दिक्कत तो है, लेकिन कम दिक्कत किसके साथ है? तो जब तक भारत का वोटर कम बुरे को चुनने के लिए मजबूर है, तब तक हम इसी तरह की जातीय चर्चाओं को करने के लिए अभिशप्त हैं।
क्या ही कर सकते हैं, यही भारत के लोकतंत्र की विडंबना भी है कि जाति और धर्म के आधार पर ही चुनाव होते दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल अगर देखें तो बिहार का दूसरा चरण प्रचार बहुत जल्दी थम रहा है और दूसरे चरण की वोटिंग के लिए भी अब बिहार जाने तैयार है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पहले चरण की बम्पर वोटिंग का जो एक आंकड़ा आया उसके बाद से जो सवाल दिखाई देने लगे कि ये सत्ता की पुनरावृत्ति वाली बात है या फिर वाकई में चेंज बिहार चाह रहा है, सत्ता में बदलाव बिहार चाह रहा है। दूसरे चरण के बाद तस्वीर और साफ होगी। लगातार बिहार चुनाव के हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हम आपके बीच जमीन पर भी हैं। 14 तारीख परिणाम का दिन सुबह 6:30 बजे से लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, हर सीट का रुझान हम आप तक पहुंचाएंगे। तैयारी पूरी है, बने रहिए अमर उजाला.com के साथ। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, आप सबका भी बहुत शुक्रिया।